235 in chemistry. In chemistry, 99.80 to 25 marks. I scored 220 in chemistry. Was 232. in chemistry का 211. हेलो फ्रेंड्स, सो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी जो टॉपर्स टॉक सीरीज है उसकी वीडियो नंबर 4 एंड जिसके अंदर हमने बात की केमिस्ट्री के 5 सीयूईटी टॉपर्स, जिसमें जिन्होंने सीयूईटी 211 से लेकर के 240 के आसपास जो है बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए थे। और हमने 5 जो है टॉपर्स से बात की, और 5 टॉपर्स से बात करने का जो पीछे का रीज़न हमारा रहता है वो यही रहता है कि यार हम लोग ह्यूमंस हैं। एंड जो मैं आपको हमेशा हर वीडियो में सजेस्ट करता हूँ कि आपको किसी की भी स्ट्रेटजी को ना कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ इंस्पिरेशन लो, इंस्पिरेशन लेकर के जो है आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, ओरिजिनल स्ट्रेटजी बनाओ। सिर्फ दूसरों से इंस्पिरेशन लो। कॉपी पेस्टिंग और इंस्पिरेशन में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैं जो है स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क कर सकता हूँ, लेकिन आपने किसी ऐसे बंदे की कॉपी पेस्ट कर ली स्ट्रेटजी जो समझ तो ज़्यादा जल्दी आता है लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता। तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस के हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। इसीलिए 5 टॉपर्स हैं। वीडियो नंबर 4 है। मैथ्स की पहले बना चुके हैं, इंग्लिश की बना चुके हैं जिसको मैं अभी लैपटॉप में देख रहा था, अराउंड 24,000 बच्चे देख चुके हैं उसको। अकाउंटेंसी की बन चुकी है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लीजिए। वहाँ पे भी अलग अलग 4 से 5 टॉपर्स से हम लोगों ने बात की है। हाय, दिस इज सुमित कुमार फ्रॉम लास्ट 5 years आई हैव बीन हेल्पिंग स्टूडेंट्स regularly cover from ground to the top officials of the university. So whatever I tell you is verified and authentic. बिना डिले करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भाई केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, पढ़ाई कहाँ से की थी आपके सीयूईटी टॉपर्स एंड आपके सीनियर्स ने। सबसे ज़्यादा एफर्ट यू हैव टू पुट इन वो आपको, इन माई ओपिनियन, आपको वो ऑर्गेनिक में ही करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं और उन रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप बस वो रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, नॉट फ्रॉम सम अदर सोर्स, जो एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस दे रखे हैं वही एनटीए पूछता है, वही सीयूईटी में आती है। एंड इफ़ यू रिमेंबर ऑल दैट तो यू वुड मैनेज टू स्कोर वेल इनफ। एंड फिजिकल में इट्स ऑल अबाउट फार्मूलाज, द फार्मूलाज and the formulas in CUET aren't that tough in my opinion. Like there are 3 chapters, I think: solutions, chemical kinetics and electrochemistry. Once you study them एक बार तो you would have thorough knowledge of all that. Formula, what you have to do with formula, क्योंकि हर चैप्टर में मेन आपको मिलेंगे 5 या 6 फार्मूला है, उनको अलग से कहीं पे आप लिख लो एक नोटबुक में, और हर दिन बस एक बार उसको गो थ्रू करो। फार्मूलाज 5-6 फार्मूला टोटल मिला के 3 चैप्टर 20 समथिंग फार्मूलाज ईजिली आपको याद हो जाएंगे। एंड फिजिकल इज मोर अबाउट द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट रादर देन द थ्योरी। तो द मोर क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस द हायर यू विल मैनेज टू स्कोर इन CUET. एंड inorganic for inorganic, I think as much as people suggest that NCERT is important, I would say question solving is more important. NCERT भी important है, आप एक बार उसके मतलब अच्छे से गो थ्रू करो NCERT से, क्योंकि क्वेश्चन NCERT से आते हैं CUET में। पूरा क्वेश्चन जो है सारे PYQs, कोई भी PYQ देखे कोई NCERT में आपको मिल जाएगा। बट क्वेश्चन सॉल्विंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें जो NCERT की लैंग्वेज है दैट इज़ काइंड हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्मुलेट द क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ। तो PYQs, लाइक कोई भी साइट लाइक DU Buddy, so the PYQs and all the questions they have provided you with in their site, that is well enough for inorganic. केमिस्ट्री के लिए बेसिकली मैंने सबसे पहले अपने एनसीईआरटी को बाइबल मान के उसी को पूरा गो थ्रू किया, थरोली उसको पढ़ा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे ट्रिक क्वेश्चंस स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस उसमें बहुत सारे रहते हैं, और वो पैटर्न ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फॉलो होता है, चाहे वो जेई हो गया या CUET हो गया। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के 60 to 70% पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। और फिजिकल के भी थ्योरी के लिए एनसीईआरटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग अपनी गलती को पहचान सकते हैं और उसके खुद को बेटर कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन। बेसिक जो मैंने करा था वो ये था कि मैंने 11th-12th पूरा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा था, बट क्लास में स्पेसिफिकली बहुत ध्यान दिया था केमिस्ट्री में। और क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी होती है जिसमें आपको बार बार रिविज़न की नीड होती है, तो बार बार रिवाइज़ करा था। और जब पेपर के 1 महीने पहले मैंने PYQ सॉल्व करे थे, तो उतना करा था। For chemistry, I only focused on NCERT. I gave mock test and I tried to solve a lot of PYQs
क्योंकि questions we know questions are from PYQs only and from NCERTs only, so my whole focus was on NCERT. ये केमिस्ट्री एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री 3 पार्ट में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो तीनों के लिए अलग अलग करना पड़ता है कि एक चीज़ तीनों पे नहीं लगती। जैसे कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो मोर लाइक हो जाता है फिजिक्स की तरह। उसमें तुम्हें वैसे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, PYQ वो सॉल्व करने होते हैं। उसका वही है जो फिजिक्स की तरह तुम्हें सॉल्व करना है कि तुम्हें इंटेक्स क्वेश्चन जाना है, PYQ जाना है, जेईई मेंस की जो इजी क्वेश्चन है वो करने हैं, और नीट के क्वेश्चन करने हैं। नीट के सारे ही कर लो, कि नीट में इतना डिफिकल्ट है नहीं कि वो होएगा। मतलब CUT और केमिस्ट्री दोनों का लेवल बराबर ही हो जाता है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल। और जब ऑर्गेनिक की बात आती है, ऑर्गेनिक में तुम्हें स्टिक टू NCERT रहना है। NCERT में जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है, ये NTA का क्या है कि नेम्ड रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जितनी नेम्ड रिएक्शन है, 33 नेम्ड रिएक्शंस है, सबको शीट्स पे रख लो, रोज उन्हें वो पढ़ो। जो नेम्ड रिएक्शन के साथ क्या है कि जो नेम्ड रिएक्शन है या तो उसको मैथ द फॉलोइंग करके पूछ लेते हैं। ये नीट में भी चाहे इसमें भी, वो CUT में भी, इनका कॉमन है कि मैथ द फॉलोइंग करेंगे। ये जो एल्डिहाइड कीटोन्स, इन रिएक्शंस को और अमाइंस की रिएक्शंस को मैथ द फॉलोइंग में बहुत पूछते हैं। और दूसरा, ये 2 नेम्ड रिएक्शंस के बीच में जो होते हैं रोड मैप क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये CUT में जितने भी क्वेश्चन होते हैं रोड मैप वाले, 90% टाइम्स वो कोई नेम्ड रिएक्शन से ही स्टार्ट होते हैं। तो नेम्ड रिएक्शन टिप्स पे होनी चाहिए, ऐसे कि नहीं कि तुम एक भी नेम्ड रिएक्शन भूल सकते हो। और ऑर्गेनिक तुम्हें करने के लिए तुम्हें 11th भी आनी चाहिए। जिसकी होता है कि इसमें तो तुम्हें 12th आ रही है CUT में, मगर जो तुम्हें ऑर्गेनिक करने के लिए तुम्हें कुछ रिएक्शन तुम्हें 11th की आनी चाहिए, जो हेलो एल्केन, हाइड्रोकार्बन्स की। और तुम्हें इफेक्ट्स पता होने चाहिए, GOC का मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये दो चैप्टर है 11th के, ये तुम्हें आने ही आने चाहिए। ये नहीं सोचोगे कि मैं 12th का हूँ, 12th का सिलेबस आएगा तो इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसका क्वेश्चंस नहीं आएगा, मैं हाफ क्वेश्चन में इसका आ जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट लग जाएगा, इसका ज़रूर लगेगा। ऑर्गेनिक के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है जो NCERT के पीछे वाले क्वेश्चन है। वो NCERT के जो पीछे वाले जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब चाहे कोई सा भी एग्जाम किसी से भी पूछ लो, वो कितने इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम्स में आ रखे हैं। चाहे तुम BET जेईई मेंस, BET नीट, BET CUT, हर जगह वो पूछे जाते हैं कि उनका लेवल बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारा उन क्वेश्चन पे कमांड होगा, तुम्हारी ऑर्गेनिक कहीं नहीं जा रही है। फिर हम बात करें इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक को तुम्हें बायो की तरह अटेम्प्ट करना होता है कि तुम्हें एक एक चीज़ पढ़नी है, लिखनी है, रटनी है। समझ सको तो बहुत अच्छा है। कि जैसे कुछ चीज़ें तुम्हें समझ नहीं होती, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया, DNF ब्लॉक में वो क्यों कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्यों वो एनोमली आ रही है। तो उसका जो है असेशन रीजन में इनका पूछते हैं कि कोई भी एनोमली है, उसका असेशन रीजन आना बहुत चांसेस होते हैं कि उसका असेशन रीजन में पूछ लें कि ये क्यों हो रहा है। मतलब असेशन दे देंगे कि ये होता है और उसका रीजन में क्यों हो रहा है। तो तुम्हें NCERT की लाइंस पढ़नी है और उन्हें जो एनोमली है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड से हटा, यानी ये आएगा। ये बहुत ही कॉमन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन तुम्हें, अगर तुमने कभी भी करा होगा प्रैक्टिस, तुम्हें पता होगा कितने कॉमन क्वेश्चन है। वही कॉमन एकदम, इसमें कुछ नहीं सोचता NTA, वो कॉमन क्वेश्चन उठाकर पूछ लेता है। वो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने, जितने कॉमन क्वेश्चन है इजी टू मीडियम वाले, वो सारे कर लेने, सारे के सारे कर लेने, तुम्हारा हो जाएगा, कुछ नहीं रुकता उसमें फिर। सो लगभग आपके हर एक सीनियर ने यही बताया है कि NCERT इज़ बाइबल। ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं है यार, मैं तो हर एक सब्जेक्ट की वीडियो बना रहा हूँ, तो लगभग जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं सब में यही बोला जाता है कि केमिस्ट्री इज़ द बाइबल। और लास्ट में परवेज़ आलम ने तो और अच्छे से आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री तीनों के बारे में। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। NCERT के नेम्ड रिएक्शंस हो या कुछ भी हो, वो आपको कहीं से भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आपको वहाँ पे ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग डेज़ पे हम कॉल करते हैं, हमारे अलग अलग टीममेट्स वीडियो को शूट करते हैं, फिर उनको मर्ज किया जाता है, फिर मेरे पास आती हैं, फिर मैं जहाँ कहीं भी होता हूँ वीडियोज़ को देख करके उनके ऊपर 4 से 5 घंटे लगा करके फाइनल चीज़ को शूट करता हूँ, फिर जाके वो एडिट होती है, फिर डलती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो। एंड जो भी आपकी CUT की डाउट्स हैं उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम सारी डाउट्स को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि प्रैक्टिस कैसे की थी, कहाँ से की थी, एंड आपको वो प्रैक्टिस के बारे में क्या बताना चाहते हैं। I was using like objective type questions of various exams, not only CUT, other exams like NEET, JEE के भी कर रहा था and some other exams as well. तो
उनमें जो क्वेश्चन होते हैं और CUET में स्पेशली जो नीट के क्वेश्चन होते हैं CUET से बहुत सिमिलर होते हैं, एक्सेप्ट फॉर सम क्वेश्चंस। 80% ऑफ द क्वेश्चन जो CUET में आएंगे नीट में बिल्कुल सेम आएंगे, वन वर्ड क्वेश्चन आएंगे, मतलब आप देख के ही you can figure it out in 15-20 seconds, especially for inorganic and organic. Physical में you have to do practice in all cause questions हैं, and प्रैक्टिस कहाँ से करते हैं आप ये बात? practice I used DUBuddy for CUET particularly. In the last 1 to 2 months I used DUBuddy, and I refer to some books as well, such as क्या नाम था, MTG for NEET, the 30 PYQs one, and there was a site called NEET Prep, उस पे भी I used to practice. प्रैक्टिस के लिए मैंने अपनी जो जेई के लिए कोचिंग की थी PW के थ्रू, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स किए, प्लस सम एक्सटर्नल सोर्सेज से क्वेश्चंस गो थ्रू करके उसको समझा, और मैं बेसिकली जेई के ही मटेरियल को फॉलो की थी। और साथ साथ के लिए CUET के लिए जो मैंने अपना प्रिपरेशन किया था, तो CUET के पास्ट ईयर पेपर्स जो सब अवेलेबल थे उनको गो थ्रू किया, पैटर्न को समझा, और फिर वो पैटर्न को NCERT से मैप करके एग्जैक्टली समझा कि क्या ये CUET में पूछा जाता है, और फिर उसको उस पर प्रैक्टिस किया। लाइक वो ली थी PYQ पेपर्स वगैरह लिए थे, तो उससे प्रैक्टिस करा था, और उसके बाद फिर मैंने DUBuddy की भी हेल्प ली थी। मोस्टली मैं यूट्यूब पे ही वीडियोस लेक्चर्स वगैरह देखती थी, एंड फॉर PYQs एंड मॉक टेस्ट मैंने ऐप इंस्टॉल कर रखा था DUBuddy का, और काफ़ी सारे PYQ सैम्पल पेपर्स भी थे मेरे पास, सो आई यूज्ड टू डू क्वेश्चन सॉल्विंग फ्रॉम देयर ओनली। सो बेसिकली जितने भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से CUET दे रहे होते हैं वो जेई या नीट की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होते हैं, मोस्टली, सब नहीं तो मोस्टली कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे आप लोग कर ही रहे होगे, प्रैक्टिस वहाँ भी हो रही होगी। फिर आपने देखा कि सीनियर्स ने PYQs जो है वो आपको बताया कि PYQs किए थे एंड DUBuddy से किए थे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल से वीडियो आ रही है तो उन्होंने DUBuddy बोला। रीज़न कि DUBuddy से मोस्टली आपके सीनियर जितने भी आपको कॉलेजेस में मिलेंगे उन्होंने प्रैक्टिस की होगी। उसका रीज़न ये है कि DUBuddy ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप नेट पे जाके सर्च कर लेना, ढूंढ लेना, रिसर्च कर लेना, जहाँ पे CUET का एक दिन नहीं होता, पेपर 10 से 15 शिफ्ट में होता है। मान लो केमिस्ट्री का है तो वो 15 दिन होगा, तो 15 के 15 शिफ्ट के पेपर सिर्फ और सिर्फ DUBuddy पे अवेलेबल हैं। 2023 के मान लो 20 के अराउंड है, 2024 में एक बार हुआ था, 2025 में फिर 15 से 20 बार हुआ था, तो सारे पेपर सिर्फ DUBuddy पे अवेलेबल हैं। इसीलिए मोस्ट प्रैक्टिस्ड या फिर प्रैक्टिस के लिए मोस्ट यूज्ड प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा। आप वैसे बेसिकली भी पूछोगे आपके सीनियर से, वो आपको DUBuddy ही दिखेगा, और आप भी जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड हर एक साल का हर एक शिफ्ट का जो पेपर है आपको वहाँ मिल जाएगा। और अगर आप कोड यूज़ करते हैं टॉपर, तो जो हमारी टॉपर स्टॉक सीरीज़ है उसके लिए स्पेशली ये कोड है, तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा उस टाइम का वो भी आपको मिल जाएगा। सो अब ये जान लेते हैं आपके सीनियर्स से कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनसे कितना मिलता जुलता आपका पेपर आता है, या फिर कितने सिमिलर या कितने रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके CUET के एग्जाम में। द टॉपिक ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस, आई थिंक मेरे एग्जाम में लाइक लास्ट ईयर जब मैंने दिया था तब भी अराउंड 50 क्वेश्चंस में 15 तो मतलब डायरेक्टली रिपीटेड थे, इन द सेंस कि शायद कुछ के तो वैल्यूज़ मतलब फिजिकल में भी वैल्यूज़ में चेंज नहीं कर रहे थे जहाँ तक आई रिमेंबर। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो यू नो दे कांट फॉर्मुलेट न्यू क्वेश्चंस, वो तो रिपीट होंगे ही। और इन द सेंस जो बाकी 35 बचे भी वो भी ऐसे नहीं थे कि है ना कुछ नया ही उन्होंने बना दिया, दे वर सिमिलर, लाइक उन्होंने बस कुछ आगे पीछे कर दिया या फिर नए एलिमेंट्स दे दिए, कुछ अलग रिएक्शन दे दिया, मतलब सेम रिएजेंट पूछ लिया, किसी में प्रोडक्ट पूछ लिया, सेम रिएक्शन। क्वेश्चन सिमिलर थे, वेरी वेरी सिमिलर। PYQs repeated questions ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। हाँ, PYQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मस्ट होते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये हमें एग्ज़ाम के पैटर्न से बताते हैं कि एग्ज़ाम एग्जैक्टली कैसे पूछा जा रहा है। हम लोग ब्लाइंडली गेस नहीं कर सकते कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, लेकिन हमें एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल जाता है कि क्या पूछ सकते हैं एग्जामिनर, और उसके थ्रू हम लोग अपने आप को खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो PYQs इज ऑलमोस्ट मस्ट फॉर एनी एग्जामिनेशन। PYQs हेल्पफुल होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली अब वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, कभी कभी आ भी जाते हैं अगर लक अच्छा होता है तो, बट एग्जैक्ट क्वेश्चंस अगर नहीं भी आ रहे तो इन द सेंस पैटर्न एक पता चल जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम देना है, किन क्वेश्चंस को मतलब अगर नहीं आ रहे तो स्किप करके, तो PYQs उसमें हेल्पफुल होते हैं। एंड इनफैक्ट टाइम मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि CUET डिजिटली होता है तो उसमें 1 घंटे के बाद आपका पेपर चेंज हो जाता है, तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। रिपीट क्वेश्चन इसमें भी बहुत आते हैं। हाँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हो CUET लाइक सारे सब्जेक्ट में, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड होते हैं और NCERT में जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है, तो क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं बट दे आर सेम ओनली। तो अगर हम PYQs मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है एंड हाफ ऑफ द कवर आपका मॉक टेस्ट और PYQs से कवर हो जाता है सिलेबस। So almost all of your 5 seniors are on the same page लगभग कि हाँ किसी के में रिपीट हुए, किसी के में रिपीट नहीं हुए, लेकिन फिर भी देवर लाइक कि सिमिलर आए थे या फिर पैटर्न का आइडिया लग गया था प्रैक्टिस करने से। एंड रियली में यार PYQs CUET छोड़ दो, आप कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी करने जाओगे, CUET तो आपका चलो फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 12th में भी आपने शायद किया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया होगा, लेकिन हाँ लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, सबसे पहले जब तैयारी स्टार्ट करते हैं कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की, तो वो स्टार्ट ही उस चीज़ से की जाती है कि पहले PYQs लगा करके देख लेते हैं ताकि एक पैटर्न का, लेवल का आइडिया हो जाए। और CUET में फिर ये है कि एक लिमिटेड बुक्स हैं, उससे बाहर NTA दे नहीं सकता, तो क्वेश्चन रिपीटेंसी बढ़ जाती है, सिमिलर क्वेश्चंस की रिपीटेंसी बढ़ जाती है। तो या PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर पैटर्न रिपीट होता है। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आपके सीनियर्स या आपके जो टॉपर सीनियर्स हैं वो आपको ना करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। लाइक टू से कि हाँ फिजिकल पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इन द सेंस कि उसके कुछ फार्मूला से वो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बना देते हैं, द वन विच यू वुडंट एक्सपेक्ट, बट दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम, लाइक 1 or 2 क्वेश्चंस। तो आई डेंट थिंक अगर आप बेसिकली जो फॉलो करते हो, जो रेगुलर चीज़ है, जो PYQs हैं, जो NCERT है, जो मेन चीज़ है, मेन मैटर है, मेन कंटेंट है, वो फॉलो करते हो, यू वुड ईजिली बी एबल टू स्कोर योर ड्रीम स्कोर। बेसिकली केमिस्ट्री में मैंने देखा है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं, उनके लिए हमें एग्जैक्ट टॉपिक को जानना होता है, एग्जैक्ट जो मटेरियल है वो समझना पड़ता है। तो मैंने भी थोड़ा इसमें गलती की, मेरी स्टेटमेंट मिस्टेक्स थोड़ी हुई हैं, क्योंकि उसमें अगर 3-4 स्टेटमेंट्स दी है तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हर स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस या फिर ट्रू फॉल्स या ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए तो फार्मूला लर्न होने चाहिए, लेकिन जो स्टेटमेंट वाइज ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो फंसाते हैं लोगों को यूजुअली, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और एक बार मतलब बेसिकली जो सिलेबस है वो अच्छा 80-90% कवरेज होना चाहिए, ताकि हमें जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो कम से कम पता चले कि कहाँ से आ रहा है, फिर हम उसको जो फार्मूला को क्विकली रिवाइज कर दिमाग में वापस ला के उस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो सिलेबस कवरेज अच्छा होना चाहिए। आई थिंक जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो टाइम मैनेजमेंट का इशू हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि CUET अगेन डिजिटल है एंड वो बहुत जल्दी उसका पेपर स्वैप हो जाता है, तो अगर टाइम मैनेजमेंट का इशू आ सकता है। प्लस बहुत बार हम पेपर में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं आ रहे होते, आप कितना भी प्रिपेयर करके जाओ 1-2 क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, तो अगर हम उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि मैंने 1-2 क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट करा था, तो उन क्वेश्चन को उस टाइम पे एक बार रीड करके अगर वो सॉल्व हो पा रहे हैं तो ठीक है, वरना उन्हें बाद के लिए रख देना चाहिए कि उस टाइम जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले वो अच्छे से सॉल्व कर लें, फिर बाद में वापस आएँ उस क्वेश्चन पे। मेरी मिस्टेक ये थी कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक थी, तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस नहीं किया और फार्मूला एज आई सेड फार्मूला और टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता, टाइम मैनेज भी करना होता है, उसमें आपको फार्मूला भी याद रखना है एंड कैलकुलेशन भी करना है। सो और इससे डील करने के लिए आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा देने चाहिए ताकि आप टाइम मैनेजमेंट सीख सको, और अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है, आप इतने टाइम में सारे क्वेश्चन डील कर पा रहे हो और आपको स्विच करते वक्त सारे फार्मूलाज भी ईजिली याद आ रहे हैं, तो फिर आप ईजिली अच्छा स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। मिस्टेक्स के मामले में ये होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, एक होता है कि जब फिजिकल तुम करते हो तो यूनिट कन्वर्जन में तुम्हें दिक्कत हो जाती है, तो डेसिमल 4 डेसिमल इधर 4 डेसिमल उधर, उसकी गलती होती है। और वो सेम ऑप्शन देते हैं कि वो 1 सेंटीमीटर के टर्म्स में भी दे देंगे, 1 मीटर के टर्म्स में भी दे देंगे। अगर तुमने यूनिट का ध्यान नहीं दिया, तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हारा गलत होगा ही होगा। फिर मतलब तुमने सॉल्व सही कर लिया, तुम्हें लगे तुमने सही कर लिया, मगर तुमने यूनिट कन्वर्जन नहीं करी, तुम्हारा क्वेश्चन गया वो। सो भाई मिस्टेक्स की बात आपके सीनियर्स ने बता दी है कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर के इशू आ जाता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ईगो हर्ट करने के लिए दिए जाते हैं ताकि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दो, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम में। फॉर्मूला कैलकुलेशंस, ये फॉर्मूलाज को आपको याद कर लेना है। कैलकुलेशंस जो हैं
वो ध्यान से करनी है। और आपके IIT गुवाहाटी वाले सीनियर ने बताया था कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश होती है। दीज वर द मिस्टेक्स जो आपके सीनियर्स ने की हैं, और आप कोशिश कीजिएगा कि जब प्रैक्टिस कर रहे हो तभी इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हो, ताकि फाइनल एग्जाम में चीज़ें जो हैं वो अवॉइड हो जाए। और हाँ, वीडियो में अगर अभी तक बने हुए यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि CUET से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी डायरेक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, ऑफिशियल सोर्सेज से आपको सिर्फ और सिर्फ DU Buddy चैनल पे मिलेगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी पूरी एडमिशन प्रोसेस आपको मिलने वाली है। तो सारी डाउट्स, सारी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ DU Buddy चैनल पे मिलेंगे। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि लास्ट 1 महीने में पर्टिकुलरली आपके सीनियर्स ने क्या किया था। लास्ट 30 डेज में आई वुड प्रेज्यूम कि आपने मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कर लिए होंगे, मतलब जो नहीं किए हैं वो भी साइड बाय साइड कर लोगे। लास्ट 30 days एक्चुअली you just have to solve questions. Question solving is the main. I would suggest 50-50 per subject, like for physics and chemistry 50-50 and 100 for biology. That would make it around 1500 for both of them and around 3000 for biology. तो और क्वेश्चन सॉल्व करना मेन नहीं है, what you have to do is actually क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 50, और जितने भी जो भी कॉन्सेप्ट आपका गलत हो रहा है, व्हाट आई यूज्ड टू डू पर्सनली, इसकी मेरी एक छोटी सी नोटबुक थी, उसमें मैं चैप्टर वाइज जो भी मेरा गलत होता था बस उसका कॉन्सेप्ट लिख लेता था। और ऐसा करते करते बाय एंड मेरे हर चैप्टर के 3 पेज बन गए थे ऑफ द मिस्टेक्स आई डिड, या जो सिली क्वेश्चंस, जो भी सिली मिस्टेक्स या जो थोड़े इरेगुलर से क्वेश्चंस आते थे, वो 3 पेज में सारा उसका फॉर्मेट मेरे पास बन चुका था। बेसिकली मिस्टेक का कॉन्सेप्ट मैं लिख देता था, और पेपर से 1-2 दिन पहले मैंने वही नोटबुक पूरी एक बार गो थ्रू कर ली, एंड या दैट वाज इट, एंड आई वाज एबल टू डू। लास्ट 30 डेज में मैंने अपना सिलेबस जो है ऑलमोस्ट 30-40 डेज पहले तक कंप्लीट किया था, ताकि मैं लास्ट 40 डेज को प्योरली रिवीजन के लिए डिवोट कर सकूं, प्लस एक्स्ट्रा मॉक पेपर्स बनाऊं। मॉक पेपर से हमें एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली जो इन्वायरमेंट रहता था, चाहे वो JEE में या CUET में रहता था, कि हमें 3 घंटे या 1 घंटे पेपर बैठ के देना है, उसको स्टिमुलेट करके मॉक पेपर्स पे प्रैक्टिस करता था, और फिर उस पेपर को एनालाइज करता था कि क्या मेरे मिस्टेक्स थे, और उसको नोट करके रखता था, ताकि फिर जब मैं नेक्स्ट बार उसको वो मिस्टेक को रिपीट नहीं कर सकूँ। तो मैं प्रैक्टिस करता था और मॉक पेपर्स देता था। लास्ट 30 डेज में रिवीजन करा था एंड प्लस PYQ सॉल्व करे थे। लास्ट 30 डेज तो PYQ ही मैक्सिमम सॉल्व किए थे, रोज़ 2-2, अगर 2 पेपर्स नहीं सॉल्व हो पा रहे तो एटलीस्ट 1 तो सॉल्व करा था। फॉर केमिस्ट्री मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, लाइक रिएक्शन मैकेनिज्म रिएजेंट्स के, और क्योंकि आप मेमोराइज करोगे किसी रिएक्शन मैकेनिज्म को तो वो इन केस अगर क्वेश्चन में वो ट्विस्ट होकर आ गया तो फिर वो आपसे सॉल्व नहीं होगा। बट अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का कंसेप्ट क्लियर है तो देन यू कैन ईजिली सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो मैंने यही फोकस किया था कि मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म और उसके सारे रिएजेंट्स टिप्स पे होने चाहिए, ताकि मैं ईजिली उसको डील कर सकूँ। एंड फॉर इनऑर्गेनिक तो वो तो आपको मेमोराइज ही करनी पड़ेगी। एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री आई मेड शॉर्ट नोट्स ऑफ फार्मूलाज, तो वो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री ईजिली कर सकते हो। लास्ट 30 डेज में तुम्हें रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितने तुम्हें शॉर्ट में कर लो, कंसाइज कर लो चीज़ें, यानी जब तुम पढ़ रहे हो उसको उस टाइम कंसाइज करके रख लो, ताकि तुम एंड मोमेंट पे तुम वो कंसाइज वाली चीज़ को पढ़ो, कि इन डेप्थ इतना जाएगा नहीं और इन डेप्थ तुम्हें याद रहेगा भी नहीं। तो इसीलिए तुम्हें कंसाइज नोट्स होने चाहिए कि तुम्हारे हर चैप्टर 1-2 पेज में निपटा कर तुमने रखा होना चाहिए। आखिर टाइम पे तुम अपने मेन नोट्स से नहीं पढ़ सकते केमिस्ट्री, क्यों वास्ट हो जाता है बहुत। सो भाई लास्ट 30 डेज का जो मंत्र है वो है कि रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और नोट डाउन करो। जो प्रैक्टिस में गलतियां हैं उनको नोट डाउन करो एंड फिर उनको रिवीजन में लेकर के आओ, या फिर जो रिवीजन के पहले से फॉर्मूलाज या जो नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज करो। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं और मैं CUET को बहुत लगभग 2022 से फॉलो कर रहा हूँ। पेपर देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर का एनालिसिस करना, या फिर इक्वल इंपॉर्टेंस पे लगा लो कि भाई मैं पेपर दे तो रहा हूँ बार बार, लेकिन मार्क्स इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे, स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं, वीकनेसेस कहाँ हैं। और बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस पता भी लगा लिया ना तो स्ट्रेंथ को छोड़ देते हैं रिवाइज करना, सिर्फ वीकनेस को रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो इसको मैं बढ़िया बना लूँगा। नहीं, स्ट्रेंथ्स को टाइम दो, थोड़ा कम दो, वीकनेसेस को टाइम दो, थोड़ा ज़्यादा दो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम टाइम दोगे और तो क्या होगा, रिवाइज करते करते वो भी आपकी वीकनेस नहीं बनेगी, और जो आपकी वीकनेस है उसको ज़्यादा टाइम दे के उसको भी आप स्ट्रेंथ वाले पार्ट में ले आओगे। तो 30 दिनों में पेपर दो,
प्रैक्टिस करो, नोट डाउन करो जो नहीं आ रहा है, एंड कोई चैप्टर नहीं आ रहा है तो उसको रिवाइज कर लो जा करके, एंड जो है आपको रिवीजन, प्रैक्टिस और नोट डाउन, ये 3 ही चीज़ें करनी चाहिए। सीनियर्स ने भी बताया, मैं भी आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा जाएगा आपका पेपर। अब लास्ट में थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये एक DU-BUDDY का एडवर्टाइजमेंट पार्ट है, लेकिन हाँ, हमें अच्छा लगता है बच्चों से जानना, बच्चों से पूछना, एक फीडबैक टाइप से कि एक्चुअल में हमने क्या हेल्प की थी बच्चों की इन द CUET प्रेप या CUET जर्नी। तो वो पार्ट हम लोग जो है बच्चों से पूछा कि एक्चुअली हाउ DU-BUDDY हेल्प देम, तो आप भी उस वीडियो को सुन सकते हैं, उस पार्ट को सुन सकते हैं कि हाउ DU-BUDDY हेल्प्ड योर टॉपर्स और सीनियर्स इन देयर ड्रीम कॉलेज की जर्नी। So DU-BUDDY was like my primary source of CUET PYQs, I would say, and their interface is nice enough. Like you can basically stimulate जो भी आप एग्ज़ाम दोगे सेंटर में घर पे, if you give them mocks, so they are very similar to the actual exam. तो it is very nice in my opinion. DU-BUDDY ने मेरे CUET प्रिपरेशन के लिए बहुत सपोर्टिव रहे थे। उनके जो PYQs मैंने बेसिकली CUET के लगाए थे, जो वो DU-BUDDY के थ्रू मुझे मिले थे, प्लस उनके मेंटर्स ने मुझे गाइड किया था कि लास्ट 30 डेज़ में क्या करना है। तो DU-BUDDY और मेरे फ्रेंड्स भी थे DU-BUDDY पे, तो हमने कॉमन एक इन्वायरमेंट मिल गया था CUET के प्रिपरेशन के लिए, जो लास्ट 30 डेज़ मैंने की थी। तो DU-BUDDY के थ्रू मैंने और मेरे फ्रेंड ग्रुप्स ने सारे PYQs और मॉक पेपर्स देख के खुद को बेटर प्रिपेयर किया था CUET एग्जामिनेशन के लिए। DU-BUDDY की मैंने हेल्प ली थी, लाइक ऑब्वियसली PYQ वगैरह सॉल्व करने के लिए, एंड बाकी क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड स्ट्रैटेजीज एंड ऑल में DU-BUDDY ने काफ़ी हेल्प करी थी। हाँ, DU-BUDDY हेल्प मी एज आई टोल्ड यू कि मैंने PYQs और मॉक टेस्ट वगैरह के लिए DU-BUDDY को फॉलो किया था, क्योंकि मैंने देखा था काफ़ी यूट्यूब पे कि काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न होता है इनके मॉक टेस्ट और PYQs का। तो मैंने ट्राई किया था कि मैं इधर से फॉलो करूँ, और सिर्फ CUET के टाइम पे ही नहीं, जब एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग वगैरह चल रही थी, तो भी मैं अपना कॉलेज रैंक प्रेडिक्टर और कॉलेज प्रेडिक्टर वगैरह के लिए मैंने DU-BUDDY पे काफ़ी सारे मतलब अपने मार्क्स डालकर और कौन सी कॉलेज मुझे अलॉट हो सकती है, इन चीज़ों में भी हेल्प करी। एंड वो PYQs तो काफ़ी ज़्यादा, और मुझे याद है इंग्लिश में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एंड करते हैं केमिस्ट्री टॉपर्स वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी बताइएगा, कुछ इंप्रूवमेंट आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये और क्वेश्चंस होने चाहिए, वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन एरा के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हमारे यूट्यूब चैनल का मेन मिशन है कि हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों तक पहुँचानी है, ऑफिशियल जितनी इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों तक पहुँचानी है। तो अगर आप हमारे इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं, और इन्फॉर्मेशन क्राइसिस के एरा में जहाँ पे 10-10 सेकंड के क्रिएटर्स एंड पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल, वहाँ पे आप सही इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अभी तक अगर लाइक बटन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। एंड आपकी जो CUET जर्नी रहेगी उसके अंदर हमारा साथ, आपके साथ जो है वो लगातार बना रहेगा। थैंक यू। DU-BUDDY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ऑल CUET सब्जेक्ट्स, एक भी सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है। साथ ही साथ 2022, 23, 24, 25 की हर एक शिफ्ट का पेपर, एक भी शिफ्ट मिसिंग आपको नहीं मिलने वाली है, और मॉक टेस्ट बाय एक्सपर्ट्स ऑल्सो। सो प्रैक्टिस करने के लिए विजिट करें DU-BUDDY.in या फिर डाउनलोड करें DU-BUDDY ऐप।